Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ की। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जनरली हर एग्ज़ाम में ये जो है पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो आज के जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ में, उसमें हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, डाइसी के 3 मेन प्रिंसिपल, एसेंशियल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसी कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है। देखिए, जो रूल ऑफ लॉ है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है। रूल ऑफ लॉ कहता है कि देश के लिए एक ही लॉ होगा और देश में रहने वाले हर व्यक्ति पर वही लॉ जो है एप्लीकेबल होगा। देश में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, मिनिस्टर्स भी होते हैं और कॉमन सिटीजन भी होते हैं। तो ये नहीं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूल होगा। तो सभी लोगों को एक ही रूल ऑफ लॉ को फेस करना है। सभी को उसी लॉ के अंदर पनिशमेंट मिलेगी अगर वो उस लॉ को वॉयलेट करते हैं। तो इस प्रिंसिपल से क्या होता है कि फेयरनेस आती है, जस्टिस आता है कि अगर कोई भी किसी भी लॉ को वॉयलेट करता है तो सबको एक ही कोर्ट में सबकी सुनवाई होगी और एक ही लॉ जो है सभी लोगों को गवर्न करेगा। इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। सबसे पहले ये जो रूल ऑफ लॉ है ये दिया था सर एडवर्ड कोक ने। उन्होंने सबसे पहले इस रूल को ओरिजिनेट किया था, लेकिन एवी डाइसी ने अपनी बुक द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस रूल को डेवलप किया था। तो ओरिजिनेट तो किया था सर एडवर्ड कोक ने, लेकिन इसे डेवलप किया एवी डाइसी ने। तो इसीलिए हम रूल ऑफ लॉ को कभी कभी डाइसी रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया। रूल ऑफ लॉ का मतलब है देश में एक ही कानून होगा और हर व्यक्ति उसी कानून से जो है गवर्न होगा। तो इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं कि डाइसी के 3 मेन प्रिंसिपल कौन से हैं, या रूल ऑफ लॉ के 3 मेन प्रिंसिपल कौन से हैं। तो इसके 3 मेन प्रिंसिपल हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। देखिए, सुपरमेसी ऑफ लॉ कहता है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर बनाती है। तो जो एक बार कानून बन जाता है तो सभी को उस कानून के हिसाब से ही काम करना है। आप उस कानून से लेफ्ट एंड राइट नहीं हो सकते। तो इसीलिए डाइसी कहते हैं कि जब सुपरमेसी ऑफ लॉ है, जब लॉ के हिसाब से ही चलना है, तो किसी को भी हम डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देंगे। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है कि कभी कभी व्यक्ति जो है अपने हिसाब से भी कोई डिसीजन ले लेता है। तो डाइसी कहते हैं कि जब सुपरमेसी ऑफ लॉ है तो लॉ के हिसाब से ही चलना है, किसी को भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं मिलेगी। क्योंकि जैसे ही हमने एग्जीक्यूटिव को डिस्क्रिशनरी पावर दी कि आप अपने हिसाब से सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो डिस्क्रिशनरी के साथ आर्बिट्रेरी पावर भी आ जाती है और जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है। तो डाइसी कहते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए आर्बिट्रेरी पावर किसी को नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति को लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड सुपरमेसी ऑफ लॉ। नेक्स्ट है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी का मतलब होता है कि देश में जो लॉ है सभी के लिए एक है। किसी को भी जाति, धर्म, संप्रदाय, आपकी कास्ट के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राजा हो, रंग हो, पावरफुल व्यक्ति हो, पावरलेस व्यक्ति हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कॉमन सिटीजन हो, सब लॉ के आगे जो है बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर कोई चोरी करता है तो वो उसको पकड़ लेता है,
लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर चोरी कर लेता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो पुलिस वाला हूँ, मेरे को तो जो है चोरी करने का इल्ज़ाम मेरे पे नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं, तो चाहे कोई कॉमन सिटीजन चोरी करे या पुलिस ऑफिसर चोरी करे, अगर उसने कानून को तोड़ा है तो उसको दोनों को ही एक जैसी सज़ा मिलेगी। सेम वे कभी कभी आपने देखा होगा मिनिस्टर्स कभी कभी करप्शन का चार्ज लग जाता है, डिफरेंट घोटाले उनके ऊपर लग जाते हैं, तो उनको भी जो है उसी तरह से एलिगेशन फेस करना पड़ेगा जैसे कि कॉमन पीपल को करना पड़ता है, क्योंकि लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं, चाहे कोई मिनिस्टर हो, पुलिस ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल है इसका प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। तो डाइसी कहते हैं कि प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर नहीं मान सकते, कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर होती है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को लेने की कोशिश करता है तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर सकता है। हम लोग जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश कर रहा है या हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जब कोर्ट को वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। यहाँ पे डाइसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटर नहीं है फंडामेंटल राइट का, कोर्ट गारंटर है, कोर्ट प्रोटेक्टर है आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो इसमें दो बहुत अच्छे अच्छे केस थे। फर्स्ट केस था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। तो इंदिरा गांधी तब प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने क्या किया कि अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का 39th अमेंडमेंट वो लेकर आई। उस अमेंडमेंट में उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है और जो स्पीकर का इलेक्शन है उसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की 9th शेड्यूल में रख दिया। 9th शेड्यूल में रखने का मतलब था कि जो आपकी प्राइम मिनिस्टर है और स्पीकर है उसके इलेक्शन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर को नहीं बुलाया जा सकता है अगर उसमें कोई उन पे धांधली का आरोप लगता है इलेक्शन में। तो जो राजनारायण थे उन्होंने इस अमेंडमेंट को जो है अपोज किया, तो कोर्ट में केस गया। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हर लॉ के आगे बराबर है। अगर कोई धांधली का आरोप किसी प्राइम मिनिस्टर पे लगता है तो वो केस भी कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ लॉ है, हर को लॉ के हिसाब से ही चलना है। तो माना गया कि ये अमेंडमेंट जो था वैलिड नहीं था। नेक्स्ट केस है आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो मेनका गांधी थी उनके पासपोर्ट को जो है जब्त कर लिया गया और मेनका गांधी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई कि किस रीज़न से किया गया है, क्यों किया गया है, और वो अपने केस को प्रेजेंट भी कर सके। तो कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को आर्टिकल 21 में जो है राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ लाइफ दिया गया है। तो राइट ऑफ लिबर्टी में कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, उसको पूरी लिबर्टी है। और अगर आपने उनका पासपोर्ट जब्त किया है और उन्हें सुनवाई का पूरा मौका भी नहीं दिया तो ये बिल्कुल गलत है। आप किसी के भी फंडामेंटल राइट को जो है छीन नहीं सकते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन केसेस को जरूर लिखिए। पहला केस था आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण और दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। अब आता है आपका एसेंशियल ऑफ रूल ऑफ लॉ। 3-4 एसेंशियल तो आपके इसके मेन प्रिंसिपल में से ही आ जाते हैं। तो पहला है आपका सुपरमेसी ऑफ लॉ। ये मैंने आपको प्रिंसिपल में भी बताया है कि रूल ऑफ लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एसेंशियल है कि देश में जो लॉ है हर कोई उसी लॉ के हिसाब से चलेगा। अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो वो तभी मिलेगी जब उसने किसी लॉ को ब्रीच किया हो, किसी लॉ को तोड़ा हो। जब तक वो लॉ को नहीं तोड़ता उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि हर व्यक्ति लॉ से ही गवर्न है। सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको अब तक पता चल गया है कि हर व्यक्ति लॉ के आगे बराबर है।
किसी को भी जाति, धर्म, संप्रदाय, कास्ट, एज के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। राजा हो या रंक हो, पावरफुल व्यक्ति हो या पावरलेस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कॉमन मैन हो, लॉ के आगे हर कोई बराबर है। नो वन इज अबव द लॉ। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, किसी को भी आर्बिट्रेरी पावर नहीं दी जा सकती। तो जो गवर्नमेंट है वो कोई भी काम करती है तो वो लॉ के दायरे में ही काम करेगी। अगर वो लॉ को ब्रीच करती हैं तो उन्हें जो है अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा पार्लियामेंट में, और उनकी हमेशा अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। तो गवर्नमेंट भी रूल ऑफ लॉ से अलग नहीं है। गवर्नमेंट जो कि एग्जीक्यूटिव है वो अपने लिए अलग से कानून नहीं बना सकती। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है कि देश में जितने भी व्यक्ति हैं हर एक के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम जो है जुडिशरी करती है। तो अगर जुडिशरी के पास कोई भी जाता है, आप चाहे हाई कोर्ट में चले जाइए या आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी वॉयलेट करने की कोशिश करता है या उनको जो है कोई भी टेक अवे करता है तो जुडिशरी आपको प्रोटेक्ट करती है। लास्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए रूल ऑफ लॉ जो है जुडिशरी को बहुत ही पावरफुल बनाता है, वो उसे बहुत ही पावरफुल समझता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्टर है और जो गारंटर है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ वो जुडिशरी है। तो इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर कभी भी जो है जुडिशरी की वर्किंग में, उनके फंक्शन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। जुडिशरी अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। तो जब वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है तभी वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी भी इंटरफेरेंस से वो लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये थे आपके रूल ऑफ लॉ के एसेंशियल। अब लास्ट टॉपिक आता है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसी कंसेप्ट, या हम कह सकते हैं जो रूल ऑफ लॉ है उसकी क्या क्या क्रिटिसिज्म है। तो सबसे पहले आपने देखिए मेन प्रिंसिपल क्या देखा था, सुपरमेसी ऑफ लॉ। तो इसीलिए उसी को उन्होंने बोला है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ ये कहता है कि हर जगह लॉ ही चलेगा, किसी को भी हम डिस्क्रिशनरी पावर दे ही नहीं सकते। लेकिन आज के डेट में जबकि वेलफेयर स्टेट है तो डिस्क्रिशनरी पावर इज नेसेसरी। हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि सुपरमेसी ऑफ लॉ है और जिसमें हम किसी को भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे सकते। आप देखिए प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है और उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर मिली हुई है। अगर कोई इमरजेंसी होती है और उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट भी जो है कानून बना सकते हैं जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, और ऑर्डिनेंस की वही एप्लीकेबिलिटी होती है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून से होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड-19 आया था, अगर उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस बना के जो है हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए कोविड-19 से कैसे फाइट करें उसके लिए अपना ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे। इसी तरह से कोर्ट जो है आपको पनिशमेंट देता है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को माफ़ कर सकता है या उनकी सज़ा को कम कर सकता है, जबकि कोर्ट ऑलरेडी उसको सज़ा सुना सकता है। तो इस तरह की डिस्क्रिशनरी पावर कभी कभी हमें एग्जीक्यूटिव को देनी पड़ती है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सुपरमेसी ऑफ लॉ नहीं एप्लीकेबल होता। नेक्स्ट है आपका इग्नोर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। देखिए सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डाइसी कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है। कोई भी व्यक्ति जो है आपको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हर व्यक्ति के लिए सेम कानून है। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्री है, हमें कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी दिखाना पड़ जाता है। आप देखेंगे हमारी कंट्री में भी SC/ST कैटेगरी के लिए, वुमेन्स के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए अलग हमने रिजर्वेशन दे रखी है। तो ये क्या है कि ये जो है इक्वल नहीं है, तो उनको हमने अलग से रिजर्वेशन दी है क्या, ताकि वो भी देश के मेन स्ट्रीम में आए। अगर उनको प्रॉपर उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उनका भी प्रॉपर डेवलपमेंट हो।
इसी तरह से जजेस को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं कि जब वो ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं तो उनको कुछ प्रिविलेज, विशेष अधिकार जो है मिल जाते हैं। तो ये भी जो डाइसी का कंसेप्ट था कि इक्वलिटी ऑफ लॉ होती है, तो उससे ये जो है अलग हो जाता है। तो हम जो प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ होती हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट इज नॉट रियलिस्टिक। डाइसी कहते हैं कि प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होनी चाहिए। इट मीन्स जो कोर्ट है वही सारे केस देखेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी केसेस होते हैं सारे कॉमन कोर्ट में जाएंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी जस्टिस मिलने में हमें 10-20 साल भी लग जाते हैं, तो उस टाइम तक जस्टिस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। अगर जितनी भी प्रॉब्लम है हम सारी प्रॉब्लम जुडिशरी के पास ले जाएंगे तो जुडिशरी तो पहले से ही ओवरबर्डन है, तो लोगों को न्याय ही नहीं मिलेगा। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी जो है बनाए गए हैं, जो कि कोर्ट के जो ओवरबर्डननेस है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। जैसे कि अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल बने हुए हैं। देश में इतनी फैक्ट्री हैं, लेबर आपका और एम्प्लॉय के बीच में इतने सारे डिस्प्यूट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है हम उनको जो है कोर्ट में लेके जाएं। उसके लिए अलग से जो है लेबर ट्रिब्यूनल है, लेबर कोर्ट है जो उनको डिसाइड करती है। कंज्यूमर इतनी सारी चीज़ें खरीदते हैं, अगर कंज्यूमर रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उन्हें हम कंज्यूमर कमीशन में लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि आज के एज में जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। उसका पहले तो ट्रेडिशनल स्टेट का क्या काम था कि लॉ एंड जो ऑर्डर है उसे मेंटेन करो और लोगों की रक्षा करो। लेकिन आज की स्टेट तो वेलफेयर स्टेट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखती है, हेल्थ भी देखती है, एजुकेशन भी देखती है, वो सारे काम देख रही है। तो उसकी वजह से डिस्प्यूट भी बहुत सारे होते हैं। तो सारे डिस्प्यूट हम जो है कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उसके लिए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाई गई हैं जो उन केसेस को देखती है, जिससे जुडिशरी ओवरबर्डन ना हो। तो जो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है अकॉर्डिंग टू डाइसी, वो आज के एज में जबकि स्टेट वेलफेयर होती है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। लास्ट है कि डाइसी कहता है कि कोर्ट हमेशा जो है इम्पार्शियल होते हैं, क्योंकि वो कोई डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ नहीं करेंगे, वो हमेशा जो है लॉ के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे। लेकिन ये जो एजम्पशन है डाइसी की कोर्ट आर ऑलवेज इम्पार्शियल, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोर्ट भी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करते हैं, वो भी लॉ से हट के अपने हिसाब से डिसीजन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कभी कभी किसी चीज़ के लिए अपील करते हो कोर्ट में, तो कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपकी अपील को एक्सेप्ट भी कर सकती है और उस अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है। आपने देखा होगा कोई कोर्ट में जाता है तो केस की अगर सुनवाई होती है तो वो एडजर्नमेंट भी ले लेता है कि भाई केस की हमें दूसरी तारीख दे दो। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसे लगता है सर्कमस्टांसेस को देख के कि पार्टीज को केस की दूसरी तारीख देनी चाहिए, तो वो एडजर्नमेंट की डेट भी दे देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोर्ट को भी बहुत सारी जो है डिस्क्रिशनरी पावर है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा इम्पार्शियली रहेगी, वो अपने हिसाब से डिसीजन को देखते हुए भी, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपने डिसीजन में डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करती है। तो ये थे डाइसी की क्रिटिसिज्म। तो आज के इस टॉपिक में आपने रूल ऑफ लॉ का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो रूल ऑफ लॉ के 3 मेन प्रिंसिपल है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, वो क्लियर हो गए। फिर एसेंशियल ऑफ डाइसी कंसेप्ट हो गए आपको, और क्रिटिसिज्म क्या है डाइसी कंसेप्ट की, ये बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आई होप कि अब एग्जामिनेशन पे ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से विद द हेल्प ऑफ लीडिंग कीज आराम से लिख सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली पूछा ही जाता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।